Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pangraph Dawn Editorial Analysis. इसकी सीरीज कंटिन्यू थी. Today is 23rd of October 2023. So, let's start करते हैं जी. स्टार्ट करने से पहले पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है न्यूज़पेपर का भी और इस लेक्चर का भी. सेकेंडली व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है. आप वहां से हमको फॉलो कर सकते हैं. एंड रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. और ये क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में, सीएसएस के बारे में, पीएमएस के बारे में, पीसीएस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. सो फर्स्ट एडिटोरियल एंड द सिलेक्टर. सिलेक्टर होता है जी, जिस तरह हम कहते हैं स्लाटर हाउस है जहां पर जानवरों को ज़िबा किया जाता है, उसे स्लाटर हाउस कहते हैं. ठीक है, तो एंड द स्लाटर ये है जी एडिटोरियल. ये पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज डायरेक्टली आपका करंट अफेयर का इशू है, जिसके अंदर करंट अफेयर का टॉपिक है पैलेस्टाइन इशू. फलस्तीन इशू के अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे के अंदर जो फलस्तीन का करंट इशू चल रहा है उसको डिस्कस किया गया है इन अ ड्यू डिमेंशन. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी. एंड द सिलेक्टर में है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटोरियल वाला जहर एक स्टोरी बनाता है और उसके बाद अपना एंड पर ओपिनियन देता है कि होना क्या चाहिए. अब होता क्या है जी, कहता है कि 2 हफ्ते हो गए हैं, वार कंटिन्यू इन गजा, गजा के अंदर जंग चल रही है और अब उसमें इसराइल जो है वो वायलेशन कर रहा है ह्यूमन राइट्स की खुल्लम खुला. यानी कि हमास ने अटैक किया और उसके बाद इसराइल ने रिस्पॉन्स दिया, लेकिन अब इसराइल का जो रिस्पॉन्स है वो कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यू है. और उससे क्या हो रही है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है. सारी दुनिया उसे कह रही है कि आप ऐसा ना करें, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहा और वो ऑपरेशन करी जा रहा है. ठीक है, तो ये सिचुएशन है वहां पर. अब इस सूरत हाल के अंदर एक कहता है सिल्वर, टीनी सिल्वर ऑफ होप, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो है वो नजर आई है. वो क्या है, वो है रफा क्रॉसिंग ओपनिंग. रफा क्रॉसिंग को क्या किया है, ओपन कर दिया गया है. पहले मैं आपको बता दूं दैट इज व्हाट इज रफा क्रॉसिंग. रफा क्रॉसिंग है क्या, ताकि आपको आगे समझने में हेल्प हो जाए. सो ये है जी, आप यहां से देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये इसको हम कहते हैं गजा और ये वाले हिस्से को कहते हैं वेस्ट बैंक. इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो फिर बनता है फलस्तीन. और ये बाकी जो एरिया है सारे का सारा इस वक्त वो किसके पास है, इसराइल के पास. ठीक है, तो गजा के अंदर जो है अभी ये नॉर्थ गजा का एरिया है जी. ठीक है ना, तो यहाँ पर अब क्या है, इसराइल जो है वो बम्बारमेंट कर रहा है गजा के अंदर. और ये गजा को इस साइड पे इसराइल लगता है, इस साइड पे इसराइल लगता है, इस साइड पे मेडिटेरियन सी लगता है और इस साइड पे इजिप्ट का बॉर्डर लगता है, ये वाला. ठीक है जी, ये वाला जो बॉर्डर है ये कौन सा है, इजिप्ट का. तो यहाँ पर एक प्लस का निशान जैसे बना हुआ है, तो ये है रफा क्रॉसिंग. यानी कि गजा और इजिप्ट, जिसे हम उर्दू में मिस्र कहते हैं, इन दोनों के बॉर्डर के ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम रखा गया है रफा क्रॉसिंग. ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इस बॉर्डर से एक गेट है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं और इस तरफ भी आ सकते हैं. जिस तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कुछ हमने तुर्खम बॉर्डर और इस तरह से गेट्स बनाए हुए हैं. थोड़ा सा और मैं आपको अगर पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाऊं तो उसकी पिक्चर इस तरह की आपको नजर आएगी. ये है जी रफा क्रॉसिंग. रफा क्रॉसिंग पॉइंट इस तरह से 2 गेट्स बने हुए हैं, एक तरफ से जाते हैं और एक तरफ से आते हैं. तो यहां से ये देख रहे हैं आप, ये करंट जो पिक्चर आई है उसमें ये खाना लेकर, फूड लेकर जो है, जो ये ट्रक है ये कहाँ जा रहा है, फलस्तीन इंटर हो रहा है. ठीक है, तो ये सूरत हाल है जी. रफा क्रॉसिंग ये थी. अब इस रफा क्रॉसिंग के बारे में वो कहता है कि ये एक उम्मीद की किरण बन के हमारे सामने आई है कि रफा क्रॉसिंग को ओपन कर दिया गया है. किस तरह से ये उम्मीद की किरण बन के आई है, रफा के बारे में कहता है जी, लिंक है इजिप्ट और गजा के दरमियान, जो मैंने आपको बता दिया है. तो वहां पर तकरीबन 20 ट्रक जो है ना एड के, अमदाद के, वो इंटर हुए हैं फलस्तीन
कितने लोगों के लिए? 2 मिलियन से ज्यादा लोग हैं उनके लिए। कहां पर? बिसीज स्ट्रिप, यानी कि क्योंकि फलस्तीन ने क्या, इसराइल ने क्या किया हुआ था कि ये वाला जो स्ट्रिप है इसको उसने बिसीज किया हुआ था, यानी कि इसका जिसे कहते नहीं पंजाबी में हुक्का पानी बंद किया हुआ था, बिल्कुल कोई खाने की चीज, कोई किसी किस्म की एड जो है वो नहीं जाने दे रही थी, इसको बिल्कुल बंद करके रख दिया था। तो ऊपर से क्या कर रहा था, इनके ऊपर बम्बारमेंट कर रहा था। तो अब जो है हमारे सामने एक होप नजर आई है, और वो होप जो है वो किस शक्ल में नजर आई है कि अब यहाँ पर जो है पीस ट्रक गए हैं, यहाँ पर खाना वगैरह लेकर, अमदाद लेकर। अब दूसरी तरफ इसराइल तो ये चाहता था कि इस फलस्तीनियों को भूखा ही मार दे वहां पर, या इतना भूखा कर दे कि वो मार ही जाए भूख से। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने पर्सनल इसमें इंटरवेंशन किया और इस जो क्रॉसिंग है इसको ओपन करवाया, और एक लिमिटेड सी जो एड है वो वहां तक पहुंचाई। यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अंटोनियो गुटरस, ये आपने याद कर लेना है, ये पीपीएससी में पूछा जा सकता है। अंटोनियो गुटरस जो है उन्होंने पर्सनली इसमें इंटरफेयर किया, इंटरवेंशन की, और इस चीज के ऊपर कि यार आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, कम से कम खाना तो आप लोग जाने दें। और उन्होंने एक वर्डिंग बोली कि एक तरफ तो खाली मैदे हैं और दूसरी तरफ फूड के ट्रक हैं और बीच में एक बॉर्डर है, तो लिहाजा जो ऐसे करें कि ये फूड के ट्रक उस तरफ जाने दें ताकि लोग खाना खा सकें। तो ये जो पिछले 2 हफ्तों के अंदर सूरत हाल वहां पर चल रही थी, इसको एडिटोरियल वाला इन अल्फाज में एक्सप्लेन करता है। आगे वो कहता है कि पिछले 2 हफ्तों के अंदर जंग हो रही थी वहां पर, और उस जंग के अंदर जो चीजें बताई वो उसने बताई कि अभी तक यहाँ पर सूरत हाल पहुंची कि क्या उम्मीद की किरण नजर आई। फिर वो कहता है कि हुआ क्या क्या, इन 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ है। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुई है गजा के अंदर बहुत ज्यादा। ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गजा का जो है वो कंटिन्यू है, कि गजा को कहते हैं ना जिस तरह से उस उसका कब्जा किया जाए, जमीनी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और इस सारे प्रोसेस के अंदर तकरीबन 4,000 से ज्यादा फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं। और काफी यहाँ तो उसने वर्ड किया मैनी ऑफ देम चिल्ड्रन, लेकिन रिसेंटली जो हमने एडिटोरियल किया था वहां पे पता लगा तकरीबन 1,000 के करीब मासूम बच्चे हैं इन 4,000 में। अब ये क्या है, मोर देन नंबर ऑफ डेथ्स इन टू इंतिफादास। कहता है कि ये जब से ये काम शुरू हुआ होगा ना, उन दोनों से क्या हुआ है, 2 इंतफादे जो बड़े बड़े हुए थे उससे भी ज्यादा डेथ्स हुई हैं। और ये डान में थोड़े दिन पहले, जो 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर यही वाली पिक्चर देकर यूएनओ ने एक डाटा दिया था, और उस डाटे में बताया गया था कि कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। इससे पहले मैं उधर जाऊं, मैं आपको इंतिफादास बता देता हूँ। इंतिफादास क्या है बेसिकली, जो फलस्तीनियन है ना उनकी अपराइजिंग है अगेंस्ट इसराइल ऑक्यूपेशन। और द वेस्ट बैंक एंड द गजा स्ट्रिप पहली हुई थी अपराइजिंग, बेसिकली उठ खड़े होना, बगावत कर देना, मूवमेंट शुरू कर देना, ठीक है ना। तो फलस्तीनियों ने यानी कि जुल्म ये करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब वो ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं जिस तरह अब हुए हैं, तो एकदम से फिर वो उठकर उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनकी तरफ वो कदम उठाना शुरू कर देते हैं। तो ये पहली दफा हुआ था 1987 में, और ये 1993 तक रहा, और दूसरी दफा हुआ था 2000 में। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट इंतफादा, इंतफाद, फर्स्ट इंतफाद ये वाला और सेकंड ये वाला। अब इसमें तकरीबन 1500 के करीब जो है वो फलस्तीनियन की डेथ हुई थी, और इसमें तकरीबन 3000 की, और उसके बाद जो है अब वाला जो डिजिट है वो 4000 को क्रॉस कर चुका है। यानी कि जब से ये मसले मसाइल चल रहे हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज अब हुई हैं 2023 के अंदर, अब वाली जो हमास ने जो अटैक किया और उसका जो रिस्पॉन्स आया उसके अंदर। तो ये था जी जो व्हाट हैपेंड इन लास्ट 2 वीक्स के अंदर जो भी एक्सप्लेन किया गया, वो ये चीजें थी कि क्या हुआ 2 हफ्तों के अंदर। आगे चलते हैं जी। आगे अब आ जाता है कि अब पेपर आ जाता है, समझने आप जो एक कम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चे का जो ज़हन होता है ना, अब आप वहां पे आ जाए कि पेपर के पर्सपेक्टिव में अब ये गेम शुरू हो रही है। पहली वाली तो बातें थी, वो एक स्टोरी थी, इंफॉर्मेशन थी, वो हर रोज अपडेट होती रहती है, लेकिन एक पेपर पर्सपेक्टिव में जो बच्चा होता है अब उसमें आ जाए। अब वो बात करता है कि दोज हु रन द इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर। अब वो उनसे मुखातब होता है कि वो लोग, वो कंट्रीज, वो मुल्क, वो पावरफुल लीड
जो कहती है कि इंटरनेशनल रूल्स को बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। जिस तरह एक मुल्क का होता है, कंट्री का होता है, उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल लॉ बना रखा है। अब वो उनकी बात करता है कि वो लोग कहाँ पे खड़े हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। वो कह रहा है कि वो लोग उनको फलस्तीन के अगर फलस्तीन के हवाले से बात की जाए तो वही लोग जो इंटरनेशनल लॉ की बातें करते हैं, इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, फलस्तीनियों की बात के ऊपर वो कोई फीलिंग्स नहीं शो करवा रहे, बिल्कुल साकन है, वो कुछ नहीं बोल रहे। यहां तक कि वो बात करता है कि यूएसए ने वीटो किया है टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का एक विंग है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर 5 मेंबर्स होते हैं और हर एक के पास वीटो की पावर होती है। वीटो की पावर ये है कि इन 5 में से अगर कोई काम एक बंदा कहता है ये काम, 4 बंदे कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, एक कह दे नहीं होना, तो वो काम नहीं होगा। पांचों की रजामंदी होनी जरूरी है। तो वहां पर एक जो है रेजोल्यूशन रशिया ने पेश किया और दूसरा ब्राजील ने पेश किया, और उन्होंने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना चाहिए, यानी कि ये जो इसराइल अटैक करी जा रहा है, बम्बारमेंट करी जा रहा है, इंसानियात भी कोई चीज होती है, लिहाजा इस चीज को बंद होना चाहिए। लेकिन इन दोनों के रेजोल्यूशंस को यूएसए ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया, यानी कि उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसराइल जो कर रहा है उसको करने दो, यानी कि वो रेजोल्यूशन क्या हो गए, वीटो हो गए, खत्म हो गए, वो बेमानी हो गए। तो फिर यहाँ पर रशिया का जो यूएनओ रिप्रेजेंटेटिव है वो कहता है कि ये चीज समझ आ रही है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, हैड बीन होस्टेज टू सेल्फिश इंटेंशन ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो फारग है, कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेस्टर्न ब्लॉक के फायदे के लिए बनाई गई है, वेस्टर्न ब्लॉक को ही इसका फायदा मिलता है और किसी को नहीं मिलता। और यहाँ से पता चलता है कि वेस्टर्न जो है उनके कितने सेल्फिश हैं। ठीक है, तो ये एक चीज वो बताता है, ये पेपर पर्सपेक्टिव के आपको पता होनी चाहिए, एक ये वाली चीज। दूसरा वो अपना ओपिनियन अब देता है एंड पर आकर कि ये सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी, अब करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ना, उसको इंसिस्ट करना चाहिए कि इमीडिएट जो है हॉस्टिलिटीज को बंद होना चाहिए, इस काम को खत्म होना चाहिए, यानी कि सीज फायर होनी चाहिए। और दूसरी तरफ इसराइल को कहता है वार्न करना चाहिए कि अगर उसने ये कंटिन्यू रहा, ये जो वो लोगों को वहां पे शहीद करी जा रहा है, वायलेशन करी जा रहा है, तो उसका क्या है, उसको भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा फ्यूचर के अंदर। बातें है ना, ये सोशल साइंसेज में बातें ही होती हैं, एक्शन कोई कोई होता है, तो बातें ही बस करनी है इन्होंने। तो दूसरा कहता है कि एक तरफ क्या होना चाहिए, ब्लड शेड बंद होना चाहिए, कि ये जो है ब्लड शेड हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए, और उसके बाद सीरियस एफर्ट किए जाए बाय द ग्लोबल साउथ कि इस फलस्तीन के मसले को हल किया जाए, और उसके बाद हल ही ना किया जाए बल्कि इंश्योर किया जाए कि फलस्तीनियन स्टेट को, ठीक है ना, एंड टू द डेली ह्यूमिलिएशन ऑफ द अरब बाय इसराइल, और यानी कि फलस्तीन का एक जो है सोल्यूशन दे दिया जाए, फलस्तीन को एक मुल्क बनाया जाए, और उसके बाद ये जो अरब इसराइल वायलेशन कर रहे हैं ना अरब हिटाइट्स की, इसको भी बंद किया जाए। फिर आगे वो एक नई बात करता है, वो जो कहता है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो हमें नजर आ रहा है इसके अंदर पता चल रहा है कि वेस्ट जो है ना वो होनेस्ट ब्रोकर नहीं है अरब इसराइल डिस्प्यूट के अंदर। तो हमें एक नए ब्रोकर जो कि होनेस्ट हूँ, जैसे रशिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है, इनके ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। ये वो कंट्रीज हैं जो फ्यूचर में अरब इसराइल का डिस्प्यूट खत्म करवा सकते हैं, जिस तरह से चाइना ने अभी रिसेंटली ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो सुलह करवाई है, इसकी एग्जांपल है यहाँ पर। फिर वो कहता है कि हिस्ट्री एंड प्रेजेंट प्रूव दैट, ठीक है, और हिस्ट्री जो है वो और प्रेजेंट इस चीज को साबित कर चुके हैं कि जो दुनिया है ना, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल स्टेट जो हैं वो क्या करती हैं, हु कुड हैव स्टॉप द वायलेंस, जो इस वायलेंस को रोक सकती थी, बट उन्होंने फलस्तीन के लोगों को हमेशा इसराइल इसराइल के मुजालम में जुल्म का, यानी कि उनको जो शिकार होने दिया है, उनको रोका नहीं है। ये हिस्ट्री ने भी हमें बताया है और अभी भी हमें ये साबित हो रहा है कि वेस्ट जो है, वर्ल्ड जो है वो इतनी पावरफुल है, और पावरफुल स्टेट जो है अगर वो चाहें तो इसराइल को रोक सकते हैं, मगर वो रोकते नहीं हैं, और हमेशा फलस्तीन के राइट्स का क्या होता है, वायलेशन होती है।
तो ये था जी एडिटोरियल, जिसके अंदर वो फलस्तीन की बात करता है, फलस्तीन की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एक्सप्लेन करता है, और क्या इसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है वो बताता है, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या हो रहा है वो बताता है, एंड देन वो अपना ओपिनियन देता है कि क्या करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पेपर पर्सपेक्टिव में भी आपके आइडियाज मिच्योर होंगे। बेसिक इसका मकसद ये होता है कि आपके आइडियाज मिच्योर हों। जब आपके आइडियाज मिच्योर हो जाएंगे तो आप चीजों को कोरिलेट खुद ही कर लेंगे। सेकंड है जी पुल्ड स्ट्रिंग। ये अगर पेपर के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन एडिटोरियल है, मैं इसको सरसरी सा आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये है क्या बेसिकली। ये बेसिकली शेख रशीद अहमद जो थे, हेड ऑफ अवामी मुस्लिम लीग, उनका भी इंटरव्यू आप सबने रिसेंटली देखा होगा मीडिया के ऊपर, ठीक है। वो आए हैं और उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके बारे में, और उस इंटरव्यू में साफ नजर आ रहा है कि क्या है जी, जो बातें तो उसने बहुत सारी की हैं, लेकिन मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ क्योंकि पेपर का इससे कोई इतना खास है नहीं। एक दो पॉइंट्स बनते हैं वो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि पेपर पर्सपेक्टिव में आप इसको किस तरह ले सकते हैं। लेकिन उसमें ये बताना चाह रहा है कि वो मीडिया पर आया है, उसने इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू से ये समझ आ रही है कि उससे जबरदस्ती ये काम बुलवाया जा रहा है, वो बोलना नहीं चाह रहा। कौन जबरदस्ती बुलवा रहा है? सिंपली है जी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी जो है, जो मिलिट्री है, जिसका ये काम ही नहीं है, जिसका काम कुछ और है लेकिन वो कर कुछ और रही है। और यही पाकिस्तान की तबाही का जरिया है कि लोगों को काम कोई दिया जाता है लेकिन वो करना पसंद नहीं करते। दूसरे का काम जो है उनको बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे के काम में टांगे बढ़ाते हैं, एंड अल्टीमेटली खुद भी तबाह होती हैं और मुल्क को भी तबाह करते हैं। तो इस इंटरव्यू की वो बस बात करेगा इसके अंदर, ठीक है। वो कहता क्या है इसी के अंदर? वो कहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जज था ना, इस एक दफा उसने भी रिकमेंड किया था पीटीआई लीडर को कि या जो भी यानी कि इसका शिकार हो रहे थे कि जाओ यार प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और अपनी जान छुड़ाओ। उसने भी सीधा यही कहा कि यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। आगे, it is evident that the establishment wants the citizenry to accept that Mr. Khan is a person no grata in Pakistan politics। यानी कि जो पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है ना, वो इमरान खान को इतना गंदा कर देनी चाहती है ना कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका कोई हिस्सा ही ना रहे। लेकिन वो कहता है कि ये जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो साबित कर चुकी है कि अपोजिट अफेक्ट्स इन सेवरल केसेस। क्योंकि ये पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है ये पहली दफा ऐसा नहीं कर रही, इसने पहले भी बहुत दफा मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज को दबाया है जो इसकी बात नहीं मानते। तो यही टैक्टिक्स इन्होंने यूज किए हैं और उसके रिजल्ट हमेशा उल्टे ही निकले हैं। तो वो कहता है कि ये कोई वायबल स्ट्रेटजी नहीं है, कोई अच्छी स्ट्रेटजी ये नहीं है जो स्टैब्लिशमेंट यूज कर रही है, कि लोगों को डरा कर धमका कर अपनी मर्जी के इंटरव्यू ले रही है और कह रही है जो पीटीआई के मेंबर्स हैं कि वो इमरान खान के खिलाफ बोलें, बताएं कि हाँ जी इमरान खान एक जो 25 या 9 मई के जो वाकयात हुए थे उसके अंदर इसी ने प्लान किए थे। तो कहता है ये जो स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं है, बल्कि ये वाइडनिंग द गैप बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट, बल्कि इससे लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है स्टेट के खिलाफ। स्टेट कौन है? इंस्टीट्यूशन ही है ना बेसिकली जो रन कर रहे हैं। तो कहता है इसके खिलाफ जो लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो रही है इस तरह की स्ट्रेटजी से, जबरदस्ती वाली स्ट्रेटजी। लोग फील कर रहे हैं कि वो क्या है, प्रिजन में है, यानी कि वो कैद है। फिर कहते हैं आगे कि सिर्फ एक फेयर इलेक्शन जो है ना वही एक चीज का आंसर दे सकते हैं कि खान जो है वो पॉपुलर पॉलिटिशियन है बहुत से लोगों के लिए या नहीं, ठीक है ना। टू बी अ पॉपुलर पॉलिटिशियन फॉर मैनी पोटेंशियल वोटर्स, सिर्फ एक फेयर इलेक्शन जो होना नहीं है पाकिस्तान में, ना कभी हुआ है। एज लॉन्ग एज पाकिस्तान रिमेन्स अ डेमोक्रेसी, इट इज द पीपल हु विल डिसाइड पॉलिटिशियंस फेट्स एंड देयर वोट्स। बिल्कुल जी। अब यहाँ पर मैं अगर पेपर की बात करूं, सादी सी बात है जी, यहाँ पर बात होगी डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में। तो सिम एक है बुकिश बातें और एक है रियलिटी बेस्ड बातें। रियलिटी बेस्ड बातें ये है कि क्या एक अब इस एडिटोरियल के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होंगे? ठीक है, कोई नहीं होंगे, ठीक है। और जब फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ से आ गई बीच में? डेमोक्रेसी तो फिर है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिकली इसमें आप एक ही पॉइंट लगा सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, ये आप पॉइंट अपने जेहन में रख लें,
ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को क्या है, एक थ्रेट है। नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो हैं जिसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट भी आती है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर बात पेपर पर्सपेक्टिव में बात की जाए कि डेमोक्रेसी के बारे में अगर ऐसे आता है कि क्यों फेल है डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं ग्रो कर पा रही, क्यों ये अभी तक हम लोग इतने पीछे रह गए हैं, तो उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। लेकिन इस एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से एक रीजन वो ये होगी, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन एक ये वाली होगी, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की क्या है, इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स। ठीक है, और वो कौन है, एस्टेब्लिशमेंट। इस वजह से भी पाकिस्तान के अंदर फिर वो एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, वो फेयर इलेक्शंस नहीं होने देती। और फिर जब फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हमारे सामने एक अच्छा लीडर नहीं आएगा और वो डेमोक्रेसी अल्टीमेटली क्या होगी, कमजोर होगी। बस आगे जी, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर अगर ये भी जो आर्टिकल है इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्ड दी गई है और वो पेपर के पर्सपेक्टिव में, कंपैरेटिव एग्जाम से पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एंड पर जो ओपिनियन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीजें आपने याद नहीं करनी, बाकी सिर्फ आपने सुन लेनी है, लेकिन जो एंड पर वो ओपिनियन देगा वो आपके पेपर में आपकी हेल्प आउट कर सकता है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपके जहन में होनी चाहिए। इस इंफॉर्मेशन को भी आप पुट अप कर सकते हैं इस रिलीजन के ऊपर। असल में ये जो है ना एक रिलीजन है, जिस तरह हमारा है ना इस्लाम, हिंदुइज्म, जैनिज्म, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में, ये जैनिज्म के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैनिज्म, उसके बारे में ये बात होगी कि ये क्या हो रहा है जी इसमें। वो कहता है कि असल में पहाड़ी हैं ये वाला, एक माउंटेन्स हैं। मैं पहले आपको क्रक्स बता दूं ताकि आपको ये आर्टिकल एडिटोरियल समझने में हेल्प हो जाए। नागर, पार्कर्स, क्रोंजर हिल्स, ये हिल्स है। अब ये जो हिल्स है ना, ये हिल्स जो है ना, जैनिज्म जो है ना, जैनिज्म एक रिलीजन है, उसके लिए ये हिल्स बड़ी ही मुकद्दस है। ठीक है, बहुत ज्यादा मुकद्दस है। तो इसके ऊपर क्या है कि जो सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद है ना, उसने एक डिसीजन दिया है कि यार इनको प्रिजर्व कर लो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इस मजहब के कई टेम्पल्स या मुकद्दस इबादत गाहें या बड़ी पुरानी बनी हुई इनकी इबादत गाहें आती हैं। तो वो कह रहा है कि यार इसको क्या करो, इसको प्रिजर्व कर लो, ताकि ये एक तो रिलीजन जो है वो महफूज हो जाएगा, माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व हो जाएंगे, और दूसरा आप लोगों के पास एक हेरिटेज आ जाएगा, पुरानी बिल्डिंग्स आ जाएंगी, आप उनको इन फ्यूचर एज ए टूरिज्म भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, इसके ऊपर बात होगी। अब आपको समझ आ गई बात क्या होगी। अब आगे हम चलते हैं। तो ये एक फैसला दिया है कि इसको प्रिजर्व कर लो इन हिल्स को, और इसके बाद आगे उसने प्रोटेक्शन कंपेरेटिव इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जिस तरह से इंटरनेशनल गाइडलाइंस मिलती हैं, जिस तरह से वर्ल्ड जो हेरिटेज सेंटर्स हैं वो बताते हैं किस तरह से प्रिजर्व करना है, उसी तरह से आप प्रिजर्व कर लो। उसके बाद और ऑर्डर देती है कि ये जो इंटायर रेंज है ना, पूरी की पूरी रेंज, बेसिक एक एक माउंटेन है ना, फिर उसके बाद दूसरी माउंटेन है, फिर यहाँ पर तीसरी है, फिर यहाँ पर चौथी है, ये लहदा लेना है। लेकिन हम रेंज की अगर बात करते हैं, जब रेंज का लफ्ज यूज करते हैं तो कहते हैं ये सारे का सारा एरिया, इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है ना, इंटायर रेंज ऑफ क्रोंजर हिल्स is one monument under the law and cannot be divided into pieces or portion। कहते हैं कि जितनी की जितनी रेंज है ना, ये सारी की सारी बाय लॉ ये वन है, एक ही है, इसको अलग अलग नहीं आप कर सकते। ये नहीं कि यहाँ पे इसको, यहाँ से मिनरल्स हैं तो ये वाला हिस्सा तोड़कर यहाँ से मिनरल्स निकाल के बेच लो, पैसे कमा लो और बाकी को रहने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना। इस सारे को एक कंसिडर करना है, और जो भी फैसला होगा इन सबके लिए एक ही होगा। अब कोर्ट ने कहा है कि वहां पर जितने भी जैन टेम्पल्स है ना, उनको क्या करो, प्रिजर्व करो, और ओरिजिनल फॉर्म के अंदर क्या करो, उन टेम्पल्स को दोबारा से उनकी बेहतरी की तरफ काम करो, यानी कि उनको रेनोवेट करो। ठीक है, और डिक्लेयर किया वर्ल्ड हेरिटेज बी मेड अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चीज कर दूं, जैनिज्म में मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ कि इनकी एक दो बिलीव्स हैं, री इनकारनेशन है और वेजिटेरियन होते हैं। री इनकारनेशन होते हैं, जिस तरह हिंदू कहते हैं ना कि मरने के बाद दोबारा से जिंदा होना है, और जिंदा होने के बाद हम फिर किसी नई को शक्ल में आएंगे, हो सकता है इंसान आए या कोई जानवर आए, इसी तरह ये लोग भी इस चीज पर बिलीव रखते हैं जो जैनिज्म के मानने वाले हैं।
दूसरा ये वेजिटेरियन होते हैं ज्यादातर, वो शायद बहुत कम खाते हैं, फल सब्जियां ही खाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं हिल्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, माउंटेन, वो ये वाली माउंटेन्स है। यहाँ पर आप इनका कलर भी देख सकते हैं और वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनकी वो बात कर रहा है, इन सारे एरियाज के अंदर क्या है, मुकद्दस सैक्रेड जो है ना इनके मुकामात हैं जैनिज्म के। तो इसके ऊपर उन्होंने क्या किया है, एक ऑर्डर पास किया है कि इसको तोड़खानी नहीं करनी, इसको सेव करना है। और ये है कहाँ पर, इसकी जो लोकेटेड है ना, ये साउथर्न ईस्ट जो है ना एज ऑफ द थरपारकर डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान, वहां पर ये मौजूद है। और ये तकरीबन 19 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, और 305 मीटर इसकी हाइट है। और यहाँ पर जो डिपोजिट है वो ग्रेनाइट है और चाइनीज क्ले है। ग्रेनाइट भी आपको पता है कि पत्थर होता है, तो इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि इन सबको इकट्ठा मानना है, ये नहीं जहाँ पे अच्छा ग्रेनाइट है वहां पर आप माइनिंग करके उसको बेच दो, ठीक है जी। आगे इसकी डिटेल है, उसमें मैं मोटा सा जाऊंगा, इसमें आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, चीजें बस देख रहे हैं हल्का सा। कहते हैं नागा पार्पर एंड क्रोंजरा हिल जो है ना, उनकी रेंज जो है विच सम जो से 3 बिलियन ईयर्स पुरानी है जी, तकरीबन इतनी पुरानी है। और यहाँ पर एक हाकरा रिवर था पहले, वो अब नहीं है लेकिन पहले था, तो यहाँ इस इलाके को पानी वो देता था, ठीक है ना। और इसके बाद वो कहता है यहाँ पर पिंक कलर का ग्रेनाइट है, ठीक है, जो कि एक वक्त में कैनरो कहलाता था, स्टिल इनक्रस्टेड विद मैग्निफिसेंस। अब ये जो पिंक कलर का ग्रेनाइट है ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पर पाया जाता है, तो वो इसीलिए भी कोर्ट ने ऑर्डर पेश किए हैं कि जनाब इसको ना छेड़ो, इसको रहने दो। फिर वो कहता है कि यहाँ पर कुछ मुकद्दस चीजें हैं, जैसे बोधेसर, साधारो, अंबाजी और विरवा टेम्पल, ये 4 टेम्पल हैं जी। और उसके बाद गौरी जान मंदिर है यहाँ पर, और एक बुद्धेश्वर मस्जिद है। ये सारी की सारी तकरीबन सदियों पुरानी, सेंचुरीज पुरानी चीजें हैं जो यहाँ पर इन हिल्स के अंदर हैं। तो कहते हैं, कोर्ट कहता है कि इन सबको प्रिजर्व करो। और इसके अलावा कहते हैं तकरीबन 6 किलोमीटर, जो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर फ्रॉम सेंट्रल नागरा स्टेट, एक कम्प्लेक्स ऑफ 3 बुद्धेश्वर जैन टेम्पल्स, एक कम्प्लेक्स है, 3 जो है बुद्धेश्वर जैन टेम्पल्स उनका, जो कि 1375 और 1449 आफ्टर डेथ बने थे, तकरीबन 5 सेंचुरीज पहले बने थे, ठीक है। अब 20 समथिंग चल रहा है ना, तो ये 5 सेंचुरीज पुराने हैं, ये 5 सेंचुरीज पुराना है, ये 6-7 सेंचुरीज पुराना है, इतने पुराने थे। दो जो उनमें से डूम्स हैं वो जो है करौंजा स्टोन के हैं, और एक जो है वो तकरीबन सारे का सारा ही खत्म हो चुका है, डिके हो चुकी है उसकी। और फिर उसके बाद आगे वो कहता है कि ये जो स्टोन्स है ना, स्टेर वाला सेट टू बी गुल्फ ऑफ सिंधु, बुधहारा टालू, और व्हाइट मार्बल मस्जिद है वहां पर, जो 1505 में बनाई गई थी फुट हिल्स के ऊपर। इनको आपने याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनको आप हल्का हल्का सा देख लें। हाँ, जो पीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं वो बेशक इनको याद कर लें, वहां पर अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे थे। और उसके बाद वो फिर आगे कहता है कि एक 5th सेंचुरी पिंजरा फोर्ट भी है, जो कि क्रुंजरा को समुद्र से मिलाता है। अब यहाँ पर सिर्फ पेपर की जो बात होगी वो ये वाली है, जो कंपेरेटिव एग्जाम्स की ओपिनियन बेस्ड बात होती है वो यहाँ पर आ जाती है, बाकी इंफॉर्मेशन की। वो कहते हैं कि ये हमें बताता है कि ये जो स्लोप्स हैं, ये जो हिल्स हैं, ये जैनिज्म जो है उसके लिए कितनी मुकद्दस हैं, ठीक है, ये सारी डिस्कशन ये बताती है। और फिर वो कहता है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये जो चीजें हैं ये तबाह खत्म ना हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ पैसे कमाना चाहते हैं तो हम उन पहाड़ों की माइनिंग शुरू कर दें और उनको बेच दें। तो ऐसा ना हो कि हम ये फेड अवे हो जाएं, ठीक है, तो हमें इंश्योर करना है कि ये बाकी रहें। और दूसरा वो कहता है कि ये अगर रहेंगी तो हमें कनेक्ट करेंगी इंसानों को, किससे, अपने अपने पास के साथ। और इससे क्या होगा, हम एक दूसरे को ज्यादा समझ सकेंगे, एक्सेप्टिंग सेल्फ एंड इनवैल्यूएबल ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और जो आने वाली नस्ल है उसके लिए एक बड़ा कीमती असासा है ये, उनको पता चलेगा कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन है, किधर से आए हैं, हमसे पहले लोग क्या करते थे। तो इन चीजों से आने वाली नस्ल को बड़ा फायदा है। अब ये तो उसने पेपर में पाया दे दिया। अब देखिए यहाँ पर एक तो मैं बात करूं, अगर माइनॉरिटीज राइट की बात हो तो आप इसको एडअप कर सकते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज राइट्स की कितनी अच्छे तरीके से हम लोग केयर कर रहे हैं, और उसकी आप ये वाली जैनिज्म वाली एग्जांपल दे सकते हैं कि देखें वो कोर्ट ने एक फैसला जो है वो दिया, और उस फैसले के अंदर ये हुआ जिससे क्या हुआ, जैनिज्म की मिनोरिटीज को प्रोटेक्शन मिली, कि उनके जो मुकद्दस माकमात हैं हमने उनको जो है सेफ्टी दी, ठीक है। मिनोरिटीज की बात हो सकती है।
उसके बाद टूरिज्म की बात हो सकती है कि पाकिस्तान में अगर टूरिज्म इंडस्ट्री को हम प्रमोट करना चाहिए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हिस्ट्री की कितनी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं, जिसमें एक आप ये वाली जो है जैनिज्म की भी बात कर सकते हैं। सो अब आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।